नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, साथ साथ ये बोलते हुए कि हम इसका साथ भी देंगे, लेकिन फिर इफ एंड बट भी लगा रहे हैं, कुछ शर्त भी लगा रहे हैं। सुनिए उनकी बात। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है, सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। नीतीश कुमार ये शुरुआत से हालांकि उनका इस मामले में स्टैंड आप कह सकते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के तो ये रहा है कि आरक्षण मिलना चाहिए, वो बात वो दोहरा भी रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उनके साथ पूरे गठबंधन में सारे दल जो हैं ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिले, कोटे के अंदर कोटा ओबीसी महिलाओं के लिए भी हो, इस बात को कह रहे हैं, तो उनको भी ये बात जो है दोबारा कहनी पड़ रही है। लेकिन वो साथ साथ देवेंद्र फिर अपना बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताते हैं कि हमने तो पुलिस के अंदर भी देखिए इतनी भर्ती की हुई है, टीचर में भी इतनी भर्ती की हुई है। शराबबंदी के बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं कि महिला वोटर जो हैं वो उनको साधने के लिए शराबबंदी एक बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है बिहार में। और बिल्कुल सौरभ, और महिलाओं के ट्रैक रिकॉर्ड के मामले में आप देखें तो बिहार की सरकार ने वाकई बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आपको चमकदार नज़र आएंगी। जैसे वहाँ बालिकाओं को साइकिल देना जिससे वो दूसरे गांव पे जाके पढ़ाई कर सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एक तरह से खस्ता हाल की स्थिति में रहता है और बहुत सारे कम इंस्टीट्यूट हैं। तो जैसे ही हायर एजुकेशन की बारी आती है तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी, तो उनको साइकिल प्रोवाइड कराना और ऐसे बहुत सारे फैसले, पंचायतों में रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर महिला आरक्षण की केंद्रीय स्तर पर बात कर लें या विधान मंडलों की बात कर लें तो आपको ध्यान होगा कि शरद यादव इन्हीं की पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिन्होंने बहुत चर्चित और एक तरह से कहें कि खराब बयान जो दिया था कि परकटी महिलाओं का ही बोलबाला हो जाएगा। अब समझा जा सकता है कि जब शरद यादव बोल रहे थे तो वो सिर्फ शरद यादव नहीं बोल रहे थे, बल्कि नीतीश कुमार और शरद यादव की सहमति तो हम सभी जानते हैं किस हिसाब से वो पार्टी को चला रहे थे। बाद में ज़रूर डिफरेंसेस हुए थे, लेकिन शुरू में तो शरद यादव वही बोलते थे जो कि नीतीश कुमार चाहते थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से नीतीश कुमार की लाइन वही है सौरभ, जो कि सोनिया गांधी की है कि जाते जाते भी नीतीश कुमार को बखूबी मालूम है संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं पिछड़ों के लिए आरक्षण की, उसके बावजूद अगर इस बात को वो कह रहे हैं तो सिर्फ मकसद यही है कि 2024 के नैरेटिव में पिछड़ ना जाएं। और बिहार जैसे स्टेट की बात करें तो वहाँ पर आरजेडी और जेडीयू दोनों का ही बहुत खासा ध्यान रहता है पिछड़े वर्ग के वोट बैंक पर। और हम सभी जानते हैं कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, नीतीश कुमार एक बार साथ थे, एक बार अलग रहे, उस वोट बैंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त सेंधमारी की थी। और जो अति पिछड़ा खासतौर पर नीतीश कुमार का एक वोटर और एक कह सकते हैं आपकी एक ट्रम्प कार्ड हुआ करता है, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ी और उस सबसे बचने की कोशिश है इस तरह की डिमांड को रखा जाना, और ऐसी डिमांड जो कि पूरी नहीं हो सकती अभी। तो देखिए सारे दल जो विपक्ष के हैं अब आपको सब एक लाइन पर नजर आएंगे, लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि जितना माहौल इस विधेयक के पक्ष में बन चुका है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए खासकर विपक्ष के लिए तो बिल्कुल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है ये कि वो इस बिल के विरोध में खड़ी हो सके। वो ये कह सकते हैं कि ये बिल निष्क्रिय है क्योंकि ये बिल तुरंत अभी लागू तो होने वाला नहीं है, न जाने कब लागू होगा, इसको कह करके वो मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं। ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो इसकी बात कह सकते हैं, लेकिन इन सब के लॉजिकल काउंटर आर्गूमेंट्स हैं सरकार के पास। मसलन जैसे हमने बार बार आपको बताया कि ये बिल क्यों अभी 2024 से लागू नहीं हो सकता, इसके पीछे संवैधानिक अनिवार्यताएं हैं, क्योंकि आपको सेंसस कराना ही है। एक तरफ विपक्ष ये भी कहता है देवेंद्र कि आप सेंसस कराने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। ये भी कहा G20 के बाकी सारे देश जो हैं वो सेंसस करा चुके हैं, आप जनगणना टाल रहे हैं, क्यों नहीं कराना चाहते हैं। और फिर जनगणना अगर तुरंत आपको चाहिए तो उसमें कुछ तो वक्त लगेगा, ऐसा तो नहीं कि आप आज वो प्रोसीडिंग शुरू करेंगे और 2 महीने के अंदर आपको उसका नतीजा मिल जाएगा। बिल्कुल सौरभ, और जनगणना के साथ साथ कास्ट सेंसस की आप देखें तो आज तो सोनिया गांधी ने भी उस बात का फिर से जिक्र किया, सदन में जिक्र किया, और इस बात को लेकर लगातार वो लोग अपनी आवाज़ मुखर करते रहे, क्योंकि उनको पता है कि एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अन्यथा अगर इस बिल के और ये वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेप्स को देखें तो इसके अलग अलग चरण हैं। जैसे पहला चरण की कैबिनेट से पास हो, दूसरा चरण की लोकसभा से पास हो, तीसरा चरण आएगा कि राज्यसभा से पास हो, चौथा चरण आएगा कि राष्ट्रपति के पास हो जाए, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। फिर अगला चरण होगा कि सेंसस कराएं, उसके बाद का अगला चरण होगा कि डिलिमिटेशन कराएं, उसके बाद जो बढ़ी हुई सीटें रहें उन सारी सीटों के आधार पर आप रिजर्वेशन दें। तो इसके अलग अलग चरण हैं और किसी चरण विशेष को ध्यान में रख के आप ये कहें कि हाँ ये तो पोस्ट डेटेड है, इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उस बात को कम से कम जनता में मैसेजिंग के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि महिलाओं को ये बात आसानी से समझ में आएगी कि अगर 27 साल पुरानी मांग उनकी पूरी हो रही है तो इसके चाहे जितने कानूनी चरण हों, चाहे स्टेप्स हों,
उसको पार करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। जब एक बार ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ, तो उसके बाद इसे लागू होना ही होना है। देखिए, लेकिन आज संसद के अंदर जब इस बिल पर बहस शुरू हुई, सोनिया गांधी सबसे पहले बोली। सोनिया गांधी ने इसका क्रेडिट लिया। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल तो उठाया, लेकिन कहा कि चूंकि हम इस बिल को लेकर आए थे, इसलिए हम नीतिगत तौर पर इस बिल के साथ हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।